जी, तो हम बात कर रहे थे लॉर्ड बायरन की। बायरन के अंदर एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है, जिस तरह अभी पहले हमने देखा कि ये एक वॉर के अंदर शामिल हुआ है, इसी तरह इसके अंदर एक और जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो बात है, बल्कि इंटरेस्टिंग बात है, इम्पोर्टेंट भी है किसी सेंस में, कि इसको अगर आप देखेंगे ये ना अपने आप को वैसे पोज करता है, या बल्कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आप इसको ट्रू रोमांटिक हीरो कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो रोमांटिक एज के अंदर जो हीरोइज्म का एलिमेंट था और जो हीरोइज्म की जो डेफिनेशन थी, ये उसके ऊपर पूरा उतरता है, ठीक है। क्यों, क्या डेफिनेशन थी उस जमाने में, या किस किस रोमांटिक हीरो की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है? तो वो एक ऐसा बंदा है जिसकी लाइफ या बड़ी इरेगुलर सी है, और वो सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और वो अपनी मर्जी का, जिसे कहते हैं ना मनमौजी किस्म का बंदा, तो उस तरह का बंदा होना चाहिए, ठीक है। ये रोमांटिक यानी कि जो अप्रोच है। वर्ड्सवर्थ को भी अगर आप देखें तो क्या उस पर कोई लाइबिलिटीज आपको नजर आता है कि ये लाइबिलिटीज होंगी और वो जी जॉब पे जाना है उसने और इसीलिए वो सैर करने नहीं जा रहा आज? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बस सुबह उठता है और अपना एक स्टाफ उसके हाथ में होता है, एक डंडा उसने पकड़ा हुआ है अपना, लाठी जिसे कहते हैं, सॉरी और वो सैर पे निकल गया, कहीं पे डैफोडिल्स देख लिया वहां पे बैठ गया, कहीं पे उसने एक सॉलिटरी रीपर का सॉन्ग सुन रहा है वहां पे बैठ गया, ठीक है। और एंजॉय कर रहा है नेचर को। अगर आप उसको देखें कॉलरिज को, तो कॉलरिज जो है वो आराम से बैठा हुआ है और अपनी ड्रीमी सिचुएशन जो है उसके अंदर पहुंचा हुआ है ओपियम के इफेक्ट में। और कभी लेकिन कॉलरिज के अंदर एक चीज़ हमें और भी नजर आती है कि ये बंदा इतना बाहर नहीं है, बाहर नहीं जाके अपनी पोएट्री ऑब्जर्व करता, इसकी ऑब्जर्वेटरी पोएट्री नहीं है इसकी, ठीक है, जिस तरह वर्ड्सवर्थ की है। इसकी पोएट्री जो है वो इमेजिनेटिव ज्यादा है कॉलरिज की। और क्योंकि ये ड्राइंग रूम विट जिसे आप कहते हैं ना, ये उस तरह का एक बंदा है। ये नेगेटिव सेंस में ड्राइंग रूम विट नहीं मैं कह रहा, एक तो हम उनको भी कहते हैं ना जो सिर्फ बातें ही करते हैं और कुछ नहीं होता है, उनको भी ड्राइंग रूम विट्स कहा जाता है, वो एक हमने मॉडर्न उसका है। लेकिन जो पुराने ज़माने में जिस तरह डॉक्टर जॉनसन का एक सर्कल था, कि उस सर्कल के अंदर जो बंदा ही बैठा हुआ है वो सारे क्रिटिक्स हैं और बड़ी लिटरेचर की बातें कर रहे हैं, तो कॉलरिज का इस तरह था। लेकिन ये लॉर्ड बायरन है और शैले जो है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक एडवेंचरस लाइफ है, जिसके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई मकसद, पोइट्री उनका मकसद है, ठीक है, पोइट्री कर रहे हैं और अपने जो पॉलिटिकल आइडियल्स हैं वो उनकी तलाश में है, ठीक है। और माशरे के जो सारे बैरियर्स हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। विशाले की मैं आपको थोड़ी सी लाइफ के बारे में एक दो बातें बताऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो सॉरी, जो अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में ही बायरन ने पोएट्री लिखनी शुरू कर दी थी, ठीक है। और इसकी जो सबसे पहली जो पोएम थी उसका नाम है आवर्स ऑफ आइडलनेस। ये इसकी जो पोएम है, इसने जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये पढ़ रहा था उस वक्त इसने ये पब्लिश करवा दी थी। और इस पोएट्री के इस वर्क के अंदर इसको पोएट्री जो है उसको एक तरह से आइडल टास्क समझ रहा है, और यानी कि जिस तरह फारिग बैठ के बंदा एक काम कर रहा होता है। और इसीलिए इसने फिर एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर जब इन्वॉल्व हुआ तो पोएट्री इसकी अगर आप देखेंगे, यानी कि जो इसकी बड़ी मशहूर पोएम है, चाइल्ड हेरोल्ड हो गया, जायर हो गया, और डॉन डॉन वॉन हो गया, ठीक है। ये डॉन जुआन नहीं इसे पढ़ना है, ये एक इसका पोएम है डॉन जुआन, जिसे शायद अक्सर लोग पढ़ते होंगे, ये डॉन वॉन है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो डॉन वॉन हो गया, या इस तरह के और जो हीरोज हैं वो करते, वो कहाँ से इसने निकाले, वो सारे बड़े प्रैक्टिकल हीरो हैं, ठीक है। अब वो उस तरह के हीरो नहीं है कि वर्ड्सवर्थ को अगर आप जिस तरह देखें तो उसकी जो पोएट्री के अंदर आपको प्रोटैगनिस्ट नजर आते हैं या जो उसका अपना ही कैरेक्टर नजर आता है आपको, तो वो एक ऐसा बंदा है जो कि नेचर के अंदर इंजॉय कर रहा है, ठीक है। और अगर आप कॉलेज को भी देखते हैं तो वो बंदा भी ऐसा ही है जो फिलोसफी को, नेचर को, सुपर को, इन चीजों से एंगेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो बायरन है, इसके अंदर आपको जो नजर आता है, जो बंदा पोएट्री के अंदर ऐसी चीजें कर रहा है जो कि पॉलिटिकली चार्ज पोएट्री एक तरह से आप इसे कह सकते हैं, ठीक है।
उसके अंदर आपको पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नजर होती है। ये पॉलिटिक्स से मुराद वो नहीं है जो इंग्लैंड की अपनी पॉलिटिक्स है, इससे मुराद पॉलिटिकल थिंकिंग से मुराद वो सारी आइडियाज होते हैं जिनका ताल्लुक सोसाइटी से हो, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे मशहूर पोएम है चाइल्ड हेरोल्ड, और चाइल्ड हेरोल्ड जो है ये 4 कैंटोज के अंदर पब्लिश की थी इसने 1812 में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बताता हूँ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। चाइल्ड से मुराद बच्चा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चाइल्ड हम उस जमाने में चाइल्ड ये वाले स्पेलिंग के साथ चाइल्ड उसे कहा जाता था जो बंदा, इसलिए उसको यानी कि जो है ना वो ट्रेनिंग उसको ऐसी दी जा रही है बचपन से, या वही बच्चा है और ही इज गोइंग टू बी रेज्ड एज अ नाइट, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में इसे नाइट बनना है और अभी ये सिर्फ एक बच्चा है। तो चाइल्ड हेरोल्ड ये इसने उसके ऊपर जाना वो लिखी हुई है, ठीक है, एक ऐसा यानी कि बच्चा है जिसने बड़े होके नाइट बनना है। जो फर्स्ट 2 कैंटोज थे इसके वो इसके इंग्लैंड के अंदर लिखे गए हैं, और जो लास्ट 2 कैंटोज हैं वो ये इंग्लैंड से जब एग्जाइल हो गया था ये उसके बाद इसने लिखे, ठीक है। और लास्ट 2 कैंटोज के अंदर जो सेकंड 2 कैंटोज हैं इनके अंदर, सॉरी लास्ट 2 कैंटोज ही कहेंगे उन्हें, सॉरी सेकंड कहने की जरूरत है। तो लास्ट 2 कैंटोज जो हैं वो इसकी मैच्योर जीनियस को शो कर रहे हैं, यानी कि इसकी सही मैच्योरिटी और इसकी मैच्योर पोएट्री अगर आपने देखनी है तो आपको उसके अंदर नजर आ सकती है, ठीक है। और इसने एक जो और बड़ी इसकी जो बड़ी द जायोर जायोर जो है ये इसने इस तरह की पोएम है कि इसकी यानी काफ़ी पोएम्स के अंदर आपको ऐसा नज़र आएगा कि एक हीरो है जो कि यूरोपियन हीरो है, ठीक है, यूरोपियन हीरो है और जाता वो किधर है, ओरिएंट में, यानी कि मशरिक, और ओरिएंट में जाके, ओरिएंटल वर्ल्ड में जाके वो वहाँ पे एक कोई जो है वो खातून है जो कि अपने हस्बैंड या अपने माशरे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और ये जाके उसको आज़ाद कराते हैं, ठीक है, यानी कि एक हीरोइज्म का एलिमेंट आ गया। अब ये हीरोइज्म का एलिमेंट क्या है कि जी आप एक पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि जी जो ओरिएंट की जो वुमेन है, ठीक है, ओरिएंट की जो खवातीन है वो सारी जैसे बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेज के अंदर हैं, ठीक है, और जो यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन जो मर्द हैं वो ज़्यादा इस बात के यानी कि हामी हैं कि वो जाके वो उन औरतों को बचा रही हैं और ये सब। तो ये सारा आर्गुमेंट निकल कहाँ से रहा है, ये सारा आर्गुमेंट कलोनियल वर्ल्ड से निकल रहा है, ठीक है, कलोनियलिज्म से सारा आर्गुमेंट निकला है, क्योंकि जो कलोनियल जो यहाँ के लोग थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था वो जाके क्या बताते थे कि यहाँ के जो मर्द हैं वो सारे उजड़ और गंवार हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी खवातीन का बड़ा बुरा सलूक करते हैं, और जो भी सारी स्टोरीज जो है ना वो बताएंगे। अब ये जो सारी स्टोरीज हैं सिर्फ स्टोरीज ही थी, ठीक है, ये अब आप इसको आजकल के ज़माने के साथ ना मैच कर लीजिएगा कि जी आजकल ये बड़ा जुल्म होता है, औरतों पे तेज़ाब फेंक देते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, ये मैं वो वाली दौर की हम बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है, आप अगर आप अपनी हम हिस्ट्री को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, वो जो कल्चर था बहुत रिच कल्चर था उस ज़माने में, ठीक है, और उस ज़माने की वुमेन के बारे में बात करें, इनकी जो इनका कोई रियल एक्सपीरियंस तो है नहीं, लॉर्ड बायरन कभी इंडिया तो नहीं आया, कभी अफ्रीका भी नहीं गया, ठीक है, तो इसका अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, ये कौन सी बातें हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं, वही ये आगे अपनी लिटरेचर के अंदर कर देते थे, और जो वहाँ के लोग हैं वो तो ये समझेंगे ना कि भाई ये जो डॉन वॉन है या चाइल्ड हेरोल्ड है, ये सारे इस तरह के लोग हैं, ये जाके जनाब बहुत ही हीरोइक एक्ट किया है इन्होंने, और वहाँ जाके उनकी खवातीन को आज़ाद करवाया है, जुल्म सितम से निजात दिलाई है, ठीक है, हालांकि ज़्यादा जालिम कौन थे, ज़्यादा जालिम ये खुद कॉलोनाइजर हैं। अगर आपने हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ा है, अगर आपने थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कॉलोनाइजर्स ने जो है ना वो कितना जाके जुल्म किया है। और एक मैं आपको ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट एक बताता हूँ कि जब ये बरसगीर में आए तो इन्होंने यहाँ पे पटसन की बहुत ज़्यादा सनत थी, जो हमारा ये ढाका और ये सारा जो एरिया था, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे खड्डी की सनत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, खड्डी ये जो हाथ से कपड़ा बुनने की सनत, तो इन्होंने अपना कपड़ा इंपोर्ट किया मैनचेस्टर से और लैंकास्टर से, ठीक है, वो उस ज़माने में वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन वो उनका कपड़ा यहाँ बिका नहीं, ठीक है, उसकी मार्केट नहीं डेवलप हुई, तो इन्होंने क्या किया कि जो अपने खड्डी वाले जो सारे लोग थे उन सब के इन्होंने अंगूठे काट दिए,
ठीक है, हाथ के अंगूठे काटने से ये हुआ कि वो खड्डी नहीं चला सकते थे फिर, और उस वजह से हमारी यहाँ की सारी जो सनत है वो डिस्ट्रॉय होगी। और ये बात कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, और ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि इसका रेफरेंस भी आपको विलियम बोल्ट्स है, एक राइटर, इंग्लिश राइटर है बड़े सगीर के अंदर, यानी कि वो रहा था, जर्नलिस्ट भी था और ऑफिसर भी था उनका, ये उसकी बुक के अंदर ये बात मौजूद है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रेफरेंस भी मैं आपको दे सकता हूँ, इवन मैंने अपने थीसिस के अंदर भी इसको यूज़ किया था, इस रेफरेंस को। अच्छा, तो ज़्यादा जो इसकी बड़ी पोएम्स हैं उनके अंदर डॉन फॉन मैंने लिख दिया, चाइल्ड हेरोल्ड भी लिख दिया, जजायर भी लिख दिया, और एक मैनफोर्ड भी है इसकी, मैनफ्रेड। ठीक है, ये इसकी जो बड़ी मशहूर पोएम्स हैं वो ये है। ठीक है, और इन सब के अंदर आपको एक जो बंदा जो नज़र आ रहा है वो कैसा है, वो एक का डिसअपॉइंटेड किस्म का एक बंदा है। ठीक है, और जिसको ज़िंदगी के अंदर कोई रियल गुड उसको नज़र नहीं आया। ठीक है, ये इस तरह का बंदा है, और ये जारी बात है वो अपनी पर्सनैलिटी को भी एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी शैले पे, और शैले जो है ये एक और इसी तरह की स्पिरिट है जो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपने वर्ड्स में उर्दू के अंदर जिसको खलंडरानी कहा जाता, ये वैसी स्पिरिटेड वाले बंदे हैं, ये बायरन भी और शैले भी, यानी कि आज़ाद किस्म के बंदे जिनको कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है दुनिया की। और अपने दौर के अंदर शैले जो है वो बहुत बड़ा एक पोइट समझा जाता है, यानी कि कीट्स तो हम अब कीट्स को क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हुआ और उसकी पोइट्री को डेप्थ को जब देखा गया और बहुत से जो क्रिटिक थे उन्होंने उसको हाई रेट किया, तो इस वजह से कीट्स को हम ज़्यादा बड़ा पोइट समझ रहे हैं। लेकिन शैले जो है ये भी अपने दौर में बहुत जो है ना बड़ा पोइट समझा जाता था, और यकीनन था भी। और इसने भी एग्जाइल के अंदर चला गया ये, और इंग्लैंड कभी वापस नहीं आया। ठीक है, ये इटली गया था और इटली जाके पीसा का जो सिटी है वहाँ पे ये सेटल हो गया। ठीक है, पीसा जहाँ पे टावर ऑफ पीसा है ना, वो वाला सिटी, और वहाँ पे जाके ये ऐसे सेटल हुआ कि वापस नहीं आया। और सिर्फ 30 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और 30 साल उम्र डेथ इसकी कैसे हुई कि एक तो ये वैसे बड़ा डेस्पोंडेंट था कि मैंने बस ज़िंदगी क्या करनी है और ये और वो इस तरह की यानी कि बातें इसने की, लेकिन डेथ इसकी इस वजह से हुई कि ये बोट पे निकला था, साथ के 2 बंदे और थे, अपनी बोट थी उसकी, और वो बोट जो थी इनकी स्टॉर्म में फंस गई और उल्टी हो गई, यानी कि क्रैश क्या कहते हैं उसे, रैक हो गई, और उसकी वजह से ये तीनों जो है ना वो मर गए। और एक और भी इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको वैसे जो है ना वो दफन नहीं किया गया, बल्कि इसको जलाया गया। ठीक है, क्रीमिएट क्या कहते हैं उसे, क्रीमिएट ही कहते हैं, तो इसको दफन नहीं किया गया। ठीक है, ये भी एक इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों नहीं किया गया, वो इसके अपने जो पोएट्स जो होते हैं ना या जो फिलोसफर्स होते हैं, इनका दिमाग आपको पता है कि जब वो ट्रेंड्स को नहीं मान रहे तो किस तरह का इनका दिमाग होगा। जब ये अपने कॉलेज में था, ये अपनी यूनिवर्सिटी में जब था, ठीक है, बिल्कुल अपने यूथ में, तो तब भी इसने अपने आइडियाज़ के बारे में जो है ना एक पम्फलेट पब्लिश किया, और वो जो पब्लिश जब इसने किया पम्फलेट, तो इतना ज़्यादा मशहूर इस वजह से हुआ कि इसने एथीज़म की बात की थी, और इसने कहा कि रिलीजन जो है ना वो रेलिवेंट नहीं है, फारग कर दो रिलीजन को। ठीक है, तो अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ लोग थे जिनको बड़ा पसंद आया, और उनमें एक लड़की भी थी और उसने, ये मैरी शैली की बात नहीं कर रहा, इसे पुरानी की बात कर रहा हूँ, तो उस लड़की ने इसके साथ जो है ना इसे कहा कि जी हम शादी कर लेते हैं, और हालांकि वो शादी के खिलाफ लिख रहा है, रिलीजन के खिलाफ लिख रहा है, लेकिन इसने उससे शादी कर ली। ठीक है, और उसके बाद इसके वालिद साहब ने भी इसको निकाल दिया कि नहीं भी तुमने ये इल मैच जो है ना वो शादी की है। और बहरहाल ये एक लेकिन ये जो है ना ज़्यादा देर उसकी शादी चली नहीं, 2 साल के बाद ख़त्म हो गया। और उसके बाद इसने दोबारा जो है मैरी शैली से फिर शादी की थी, वो काफ़ी अरसे बाद। लेकिन उसकी जो ये वाली शादी थी अभी कोई इतनी आप जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशहाल और इस तरह की नहीं है। ठीक है, क्योंकि पोएट्स जो होते हैं वो अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अपनी ज़ात के अंदर इतने मगन होते हैं कि वो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता, अपनी फ़िलॉसफ़ी में इतने मगन होते हैं कि वो आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, ये एक बड़ा अजीब व गरीब जो है ना वो बात है कि कोई भी बड़ा बंदा आप देखते हैं,
इमेजिनेटिव फिलोसोफर और इस तरह का जो देखते हैं आप, तो उसकी हैप्पी लाइफ आपको जो है ना नज़र नहीं आती। उसकी वजह यही है कि वो अपने आप के अंदर इतना बिजी होता है कि उसको इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। अच्छा, बहरहाल ये तो खैर वैसे ही है। इसकी एक जो है वो बड़ी जो है ना मशहूर पोएम है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, और ये रिलीजन के अगेंस्ट भी लिखता है, ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं उन सब के अगेंस्ट है। ठीक है, उन सब चीज़ों के ये अगेंस्ट है। और इसकी 2-3 जो पोएम जो बड़ी बड़ी मशहूर हैं, उनमें क्वीन मैब है और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है और द विचेस ऑफ एटलस, ये इसकी बड़ी मशहूर जो है ना पोएम्स हैं। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, और अच्छा, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के अंदर ये ज़ाहिरी बात है रिलीजन के ख़िलाफ़ लिख रहा है। तो अब लेकिन इसके ऊपर आप जो है ना वो बहुत बड़े बड़े फतवे लगाने की ज़रूरत नहीं है, था ही काफिर और ये वो इस तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उसका वैसे ही बेचारे दिमाग उसका ख़राब है, उसको क्या पता रिलीजन क्या है और गॉड ये सारा कुछ क्या है। इसीलिए तो वो जलाया उसने कि भाई मुझे जला ही दिया जाए, तो क्योंकि वो इन चीज़ों को मानता नहीं था। ठीक है, और इसकी जो सारे ये जो पोएम्स हैं, जो इसकी मैंने भी 3-4 के नाम लिखे हैं, इन सब पोएम्स के अंदर ये सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि मैरिज और रिलीजन, इन सब चीज़ों के खिलाफ है। गवर्नमेंट की जो सारी पॉलिसीज है उनके भी खिलाफ है। ठीक है, ये उन सब के खिलाफ लिखते हैं। और उसके बाद इसकी जो लिरिकल पोइट्री यानी कि जिसके अंदर इसकी आपको ब्यूटी नज़र आती है या नेचर नज़र आती है, उनमें सबसे नंबर 1 पे कौन से है? ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड और टू अ स्काईलार्क, ये बहुत ही मज़ेदार इसकी पोएम्स हैं। टू अ स्काईलार्क और द क्लाउड। ठीक है, ये इसकी वो मशहूर पोएम्स हैं जो इसने अपनी यानी कि पोइट्री के अंदर जो इसकी लिरिकल पोइट्री के अंदर नज़र आती है। ठीक है, फिलोसॉफिकल पोइट्री में नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो इसके बारे में बड़ी इसकी लाइफ के बारे में ज़रूरी है कि ये सवाल वैसे वो पूछ तो नहीं सकते कि वो जिस शिप में डूबा उसका यानी जिस बोट में डूबा उसका नाम क्या था। कहा यह जाता है कि जिस बोट के अंदर डूबा था, जो यानी कि तबाह हुई थी, वो बोट इसने खुद बनवाई थी और यानी कस्टम बिल्ड थी, और उसके बाद इसने उसका नाम रखा हुआ था डॉन वॉन। ठीक है, वो इसने नाम रखा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये नाम इसने मैरी शेली के कहने पे रखा था, और उसके बाद इसने उसका नाम जो है वो एरियल चेंज कर दिया। ठीक है, और ये कहा जाता है कि उसके एक तरफ डॉन वॉन लिखा हुआ था और एक तरफ एरियल लिखा हुआ था। ठीक है, इसकी जो बोर्ड है जिसके ऊपर ये डूबा है, तो बहुत ज़्यादा मिथ इन्वॉल्व है इसके अंदर जो है ना। इसकी डेथ के बारे में बहुत से जो है ना लोगों ने मिथ इन्वॉल्व किए हैं, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि ये सवाल तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन वैसे ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पे। और इसने एक लिरिकल ड्रामा लिखा है जो कि प्रोमेथियस अनबाउंड, ये इसका लिरिकल ड्रामा है और ये बेस्ट वर्क है जिसके अंदर आपको इसकी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नज़र आती है। ठीक है, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के लिए बेस्ट वर्क इसका प्रोमेथियस अनबाउंड है। ठीक है, और अगर आप इसकी पोइट्री को 2 हाफ्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर इस तरह की बनेगी कि एक जो इसकी वो पोएम्स हैं जिनके अंदर ये चैलेंज कर रहा है सोशल इंस्टीट्यूशंस और सारी चीज़ों को, और दूसरा हाफ जिसके अंदर लिरिकल वर्क्स हैं, और फिर ड्रामेटिक इसका जो वर्क है। ठीक है, और एक और इसका ड्रामा भी है। ठीक है, और उसका नाम है द सेंसी, और ये एक इटालियन स्टोरी, इटालियन मॉडल है जिसके ऊपर उसने जो है ये ड्रामा बनाया। ठीक है, द सेंसी, और ये इसकी डेथ से कोई 1-2 साल पहले ही इसने ये लिखा था। लेकिन जो ज़्यादा इसकी मशहूर वर्क है अपनी डेथ के करीब करीब, वो प्रोमेथियस अनबाउंड है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका जो लास्ट पोएट है जॉन कीट्स, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन कीट्स जो है वो अब पता है कि बहुत ही यंग एज के अंदर इसकी जो है वो डेथ हो गई, और उसकी कई जो है ना वो था वर्क्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा आगे गया नहीं, और उसकी वजह ये थी कि यानी कि अपने वो काम पूरे, एक तो उसकी हेल्थ इश्यूज थे। ठीक है, दूसरा उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही है। ठीक है, पर्सनल लाइफ किस सेंस में, इमोशनली अनस्टेबल रही है। ठीक, और आपने फैनी ब्राउन का नाम आपने सुना होगा यकीनन, और फैनी ब्राउन जो है उसके पर उसकी वजह से या उसकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा ये जो है ना इन्वॉल्व रहा, लेकिन बहरहाल ये उससे शादी नहीं कर सका, और उससे इसने एंगेजमेंट इसने ज़रूर की थी। अच्छा, कीट्स जो है इसकी अगर आपने पोइट्री पढ़नी है तो उसके लिए आपको इसके लेटर्स भी पढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके लेटर्स जो हैं वो नहीं पढ़ते
तो कोई बंदा इसकी पोइट्री को समझ नहीं सकता, यानी कि उसके पोटेंशियल पे जो पूरा उसका पोटेंशियल है उसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसकी पोइट्री को इसके लेटर्स जो हैं उनको पढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा, एक और भी इसकी बात थी कि ये किस वजह से इतना डिस्पोनेंट हो गया था एंड पे, वो इसके भाई की डेथ हो गई थी, ठीक है, और वो भी ट्यूबरक्लोसिस से, और फिर इसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया और ये मेडिकल का स्टूडेंट भी रहा था, ठीक है, इसने बहुत अरसा मेडिसिन पढ़ी थी और उसके बाद वो दरमियान में छोड़ के आ गया। तो वो जो मेडिसिन पढ़ी थी 3 साल यहाँ शायद इसने पढ़ी थी, और उसकी वजह से इसको पता था कि मेरी जो डिजीज़ है ये ठीक होने वाला इसका सिलसिला नहीं है और मैं मर जाऊंगा, ठीक है, ये इसको खुद ही शायद अंदाजा था। इसकी जो बेस्ट पोइट्री है, अच्छा ये पोइट्री कब कर रहा है, जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को 20 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं तकरीबन, ठीक है, उनकी लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश हुए 20 साल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक पोइट्री का सारा सिलसिला चल रहा है उसके अंदर, उस ज़माने में इसने फिर ये लिखा और सिर्फ 25 ईयर्स में थोड़ी सी इसकी पोएम्स हैं और उसके बावजूद ये यानी कि लॉन्ग पोएम्स इसकी बहुत कम है, वो तो गिनती की हैं, 3-4 ही हैं, और जो शॉर्ट पोएम्स हैं वो इसकी हैं थोड़ी सी, और मशहूर ये किस वजह से हुआ, अपने ओड्स की वजह से, जो इसने 1820 में जो इसकी बुक्स पब्लिश हुई हैं उनकी वजह, बुक पब्लिश हुई है सॉरी, उनकी वजह से ये बड़ा मशहूर हुआ, ठीक है। उसके अंदर इसकी लैमिया और ला बैले डेमेसा मर्सी और इस तरह की जो पोएम्स थी वो सारी उस दौर की हैं। अच्छा, इसकी पोएम के अंदर जो आपको थीम नजर आता है इसकी पोएट्री के अंदर, वो क्या है, ट्रांजिएंस ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, और जो एक कंपैरिजन ये करता रहता है बार बार कि जो प्रॉब्लम है हमारी, एस्केपिज्म या यू कैन से एस्केपिज्म, ठीक है, लेकिन एस्केपिज्म जो है वो हम इसको बहुत एक लूज टर्म है जो हम इसकी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये हमारी ज़्यादा हमने इनको अपनी जो लोकल बुक्स हैं उनके अंदर हम इनको देखते हैं, ठीक है, ये इसकी इस बात को, ठीक है, लेकिन एस्केपिज्म इसको हम इस तरह कह नहीं सकते, वो इसलिए कि जिस तरह एस्केपिस्ट हम उनको कहते हैं जो सिचुएशन से भागते हो, जिस तरह हम ये इस तरह का इसके नहीं है, ये हमेशा फिलोसॉफिकली यानी कि जो पोएटिक फिलोसफी है इसकी वो ये है कि रियलिटी को और इमेजिनेशन को कहाँ पे इकट्ठा किया जाए, ठीक है, रियलिटी और इमेजिनेशन को कहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इकट्ठा किया जाए। अभी रियलिटी से क्या मुराद है, जो हमारी कॉमन मैन की सफरिंग है, ठीक है, जो हमारी लाइफ की सफरिंग है, इसको हम कहते हैं रियलिटी, और जो इमेजिनेशन या जो एक आइडियल वर्ल्ड है वो एटर्निटी है, ठीक है, तो एटर्निटी और जो ट्रांजिएंस है इसके दरमियान वो फंसा हुआ है, वो ये सोचता है कि ये जो फूल है आज बड़ा खूबसूरत लग रहा है और कल ये फूल मुरझा जाएगा, ठीक है, तो ये ब्यूटी टाइमलेस क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, और ये आपको इसका थीम जो नजर आएगा और टू ग्रेशन अर्न के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये बात करता है कि ब्यूटी टाइमलेस, ब्यूटी वही है जो टाइमलेस हो, ठीक है, और टाइमलेस क्या चीज है, वो सिर्फ आर्ट हो सकती है इसके यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, और इसकी जो अर्लीस्ट पोएम है उनके अंदर शामिल है एंडीमियन, और एंडीमियन बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, और ये शुरू ही कहाँ से हो रही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, ये शुरू ही यहाँ से हो रही है, और ये बुक इसने फैनी ब्राउन को शायद इसने जो ना उसके तब इसको मोहब्बत शुरू हो चुकी थी, अफेयर इसका शुरू हो चुका था और तब इसने जो ना ये पोएम लिखी है। और फिर इसकी एक और जो बड़ी मशहूर पोएम है हाइपीरियन या फॉल ऑफ हाइपीरियन, पूरा उसका नाम द फॉल ऑफ हाइपीरियन है, और ये मिल्टन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड पोएम है, द फॉल ऑफ हाइपीरियन, ठीक है जी। और बाकी जो इसकी पोएम्स हैं उनके नाम पब्लिश इसने इस तरह करवाई थी, लैमिया is Isabella Lamia, The Eve of Saint Agnes and other poems, इस तरह के रखे यानी कि इसने पब्लिश करवाई हैं अपनी पोएम्स, तो इसलिए सारी पोएम्स का नाम याद करना और याद होना ये एक तरह से इम्पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप ये ज़रूर याद, इसके जो फेमस ओड्स हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है, फेमस ओड्स में इसके कौन कौन से हैं, ओ टू नाइटिंगेल, ओ टू ग्रेशन अर्न, ठीक है, और ओ टू बार्ड्स ऑफ पैशन एंड ऑफ मिल्थ, ओ टू फैंसी, ठीक है, ये इसके बड़े मशहूर ओड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जब हम कोर्स पे इसको डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री में, तब हम इसका जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है जी। और
एक जो इसकी पोएट्री के बारे में बात है, ये मैं रिपीट भी कर दूंगा लेकिन अभी आज के लिए, कि इसकी पोएट्री में जो हमें सबसे मज़ेदार चीज़ नज़र आती है वो किसी और ये बात किसी आपको और रोमांटिक पोएट में नज़र नहीं आएगी, और वो है सिनेस्थीजिया। सिनेस्थीजिया हम किसे कहते हैं? इसे ये हम कहते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ सेंसेस। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ सेंसेस इन व्हाट सेंस, कि कुछ चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं, ये उनको एसोसिएट कर रहा है सेंस ऑफ टेस्ट के साथ। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक स्मेल से है लेकिन ये उनको भी टेस्ट कह रहा है, टेस्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे द स्वीट स्मेलिंग रोज। ठीक है, अब स्वीट स्मेलिंग रोज, स्मेल तो स्मेली होती है, सूंघने की चीज़ है, लेकिन उसको आप स्वीट कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो ये इसको कहते हैं सेंसेस का जो कम्बिनेशन है उसे कहा जाता है सिनेस्थीसिया। ठीक है, और ये कीट्स के लिए ये बड़ा एक टर्म यूज की जाती है कि इसकी पोइट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नजर आता है। ठीक है, जब हम इसका अगर आप ओड पढ़ते हैं, ओड टू नाइटिंगेल, उसके अंदर आपको नजर आता है कि ये बहुत ज़्यादा जो ना उसका जिक्र करता है। एक इसकी वो लाइन है जिसमें ये जिक्र कर रहा है कि मैं मुझे जो है वो कोई ऐसा ड्रिंक पिलाया जाए, ऐसी शराब पिलाई जाए जिसके अंदर tasting of flora and country green, dance and provencal song and sunburnt myths। अब जो टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन ये तो समझ आती है, ठीक है, कि कंट्री के जो पौधे हैं और जो फ्लोरा यानी कि जो फ्लावर्स वगैरह वो तो सारे ये तो समझ आती है कि उस शराब के अंदर मौजूद हो। लेकिन डांस और प्रोवेंकल सॉन्ग और सनबर्nt मिथ ये कैसे शामिल किया जा सकता है? ठीक है, ये तो शामिल नहीं किया जा सकता उसमें, लेकिन ये सेंसेस को एक कम्बिनेशन जो है ना प्रोड्यूस करता है और एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, इसकी अगर आपने पोएम्स आपको याद होंगी जो कोर्स में आपने पढ़ी हैं वो तो याद ही होंगी आपको। और टू ऑटम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसने इस तरह के इमेजेस लेके आया है, बहुत ज़्यादा सेंसेस को कंबाइन कर रहा है। और इसी तरह ओड टू ग्रीशनन के अंदर भी। ठीक है, सारे ओड्स इसके बहरहाल इंपॉर्टेंट हैं और उनको आपको एक दफ़ा ज़रूर जो है वो देखना चाहिए। ठीक है, जो कोर्स में शामिल हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन वैसे भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, आज हम जो अब चलते हैं हम कोर्स की तरफ। जो आज हमारा कोर्स का काम है उसमें मैंने ये प्लान किया था कि आज हम करेंगे रेप ऑफ द लॉक। और रेप ऑफ द लॉक के बारे में जो दो चार बातें हैं वो आप वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा पता भी होंगी। रेप ऑफ द लॉक जो है वो जी एक मॉक एपिक है। ठीक है, और मॉक एपिक क्या होती है? जिसमें एपिक कन्वेंशंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, यानी कि एपिक कन्वेंशंस जो हमने एक दिन जिक्र किया था कि उसके अंदर लॉन्ग स्पीचेस होनी चाहिए, एलैबोरेट लैंग्वेज होनी चाहिए, और कोई जो है ना वो इन्वोकेशन होनी चाहिए, और उसके बाद जो वॉर का सीन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और बड़े बड़े जो हीरोइक डीड्स हैं वो भी आने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसको डिस्कस किया था। तो जिस पोएम के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को मॉक किया जा रहा हो, मजाक उड़ाने वाला मॉक नहीं, यानी कि उनकी नकल की जा रही लेकिन बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड पे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉक एपिक। अब एपिक के अंदर जहाँ पे वॉर होनी होती है, ये उसकी जगह पे क्या लेके आया है? ये उसकी जगह पे ताश की एक गेम है, गेम ऑफ कार्ड्स है, ओम्बर उसका नाम है। ठीक है, ओम्बर। ये मैं डिटेल्स यहाँ पे लिखता रहता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मॉक एपिक है, और मॉक एपिक के अंदर क्या किया जाता है? एपिक कन्वेंशंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है या एपिक कन्वेंशंस को मॉक किया जाता है। ठीक है जी, और इसके अंदर जो एक्शन है वो किस वजह से हो रहा है? ऑन कटिंग ऑफ अ लॉक। ठीक है, ये एक लट काटी है एक औरत की, और बल्कि एक प्रोटैगनिस्ट इसकी बेलिंडा है, ये भी मैं लिख देता हूँ, बेलिंडा। उसके एक बाल काटे गए हैं और उसके ऊपर जो उसने शोर डाला और जो उनकी आपस में लड़ाई हुई और एक तरह से बड़ा सिचुएशन बनी, उसके ऊपर जो है ना इसने ये पोएम लिखी। और जहाँ पे वॉर होनी है वहाँ पे क्या आया? गेम ऑफ ओम्बर। ओम्बर ये कार्ड्स गेम है ताश यानी कि गेम है। ठीक है, और ये सारा इवेंट जो है ये कहाँ पे टेक इसकी जो यानी कि साइट है वो कहाँ पे है इवेंट की? वो है हैम्पटन कोर्ट। हैम्पटन कोर्ट अभी भी है। ठीक, टेम्स रिवर के पास जो है ना एक जगह, यानी कि आप वेस्टमिंस्टर से थोड़ा सा आगे हैम्पटन कोर्ट जो है ना वो एक जगह पे आता है। वेस्टमिंस्टर जो है वो इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ से जो सेंट्रल लंदन की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो सारी उस जगह पे हैं। ठीक है, लंदन टावर और ये सारा कुछ।
ये वहाँ पे करीब है, इसलिए वेस्टमिंस्टर बहुत मशहूर है। और हैम्पटन कोर्ट इसलिए मशहूर है कि इसके अंदर अभी भी वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह की यानी कि सारी चीज़ें वो आपको नज़र आती हैं। बड़ा एक खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे ये एलीट क्लास, उस ज़माने में की जो एलीट क्लास थी वो यहाँ पे इकट्ठी होती थी हैम्पटन कोर्ट में, और यहाँ पे उठ के यहाँ पे वो बैठ के ताश वगैरह भी खेलते थे, और बाकी जो सारे इनके फ्लर्ट और ये सारा कुछ उस दौर का ये एक सिलसिला था जो वहाँ पे होता था। अच्छा, इसके अंदर इसने क्या इस्तेमाल किया है, एक सुपर नेचुरल मशीनरी ज़रूर यूज़ होती है एपिक के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो उसमें सुपर नेचुरल क्या क्या चीज़ें हैं, सेटन की स्टोरी है, एंजल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ सुपर नेचुरल है। यहाँ पे इसने सुपर नेचुरल किसको इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इसने सेल्फ्स को इस्तेमाल किया है, ठीक है। सेल्फ्स जो है ये कहाँ से हैं, इसने ली, इसने उस ज़माने में जो है वो एक बुक लिखी गई। ये बहरहाल मैं आप इसका लेटर जो इसने इसके कॉन्टेक्स्ट में लेटर लिखा था वो मैं भी पढ़ता हूँ, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। वो इंटरेस्टिंग भी है, मैंने इसलिए सोचा कि मैं उसको पढ़ता हूँ। अच्छा, और इसका जो सटाइल है वो कैसे सटायर है, ये सटायर ऑन मॉरल्स ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक क्लास, अरिस्टोक्रेटिक क्लास। अच्छा जी, अब आज आपने जो असाइनमेंट्स जो सबमिट करवाई हैं उसका न्यू क्लासिकल एज तो आपने देखी होगी, और दोबारा आपको रीन्यू होगी, रिफ्रेश हो गया होगा। तो न्यू क्लासिकल एज कैसी है, जिसमें लोग जो है वो रख रखाव पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो अपने सोशल वैल्यूज़ के ऊपर बड़ा ध्यान दे रही है, ठीक है। और इसने उनके ऊपर सटायर किया है कि ये लोग बज़ाहिर जो सारी अपनी वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छे और इस तरह के लोग हैं, लेकिन और बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन एट द हार्ट्स वो इतने सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। अंदर से वो जैसे डिकेड एक तरह से लोग हैं, और ये हमें नज़र आता है बेलिंडा के कैरेक्टर के अंदर भी। और उसका कैरेक्टर किस तरह का है वो अगर आपको याद, बहरहाल अभी मैं ज़रा इसका एक जो है ना वो पैसेज आपको सुनाता हूँ जो इसने उसका शुरू में इसने लिखा। और इसने इसको बताया था कि ये जो मैंने स्टोरी लिखी है, यानी कि जो मैं पोएम लिखने वाला हूँ, ये पोएम उसने किससे इंस्पायर होकर लिखी है, और इसके अंदर उसने किस किस जो मशीनरी जो उसने इस्तेमाल की है, जो सुपरनेचुरल मशीनरी है वो कौन सी है, ठीक है। ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसके थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। और वो कहता है और इसने जो इसका लेटर था मिसेस एराबल फर्मोर, ये इसने इसको ये लेटर लिखा था परमिशन लेने के लिए कि मैंने ये पोएम लिखनी है, ठीक है। तो पोएम किस पे लिखनी थी कि वो एक खातून है जिसके बाल कट गए थे, उसके दौर में रियल ये वाकया हुआ था कि एक खातून के बाल कट गए और किसी ने उसके काट लिए, जिसने उसको प्रपोज किया उसने उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो उसने उसके बाल काट दिए। तो उसके बाद जो है ना बड़ा एक जो है ना मसला बना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, और इसको पोप ने जो है ना वो अपने लाइट वे में प्रेजेंट किया। कहता है जी, शुरू यहाँ से होता है, मैडम इट विल बी इन वेन टू डिनाई दैट आई हैव सम रिगार्ड फॉर दिस पीस सिंस आई डेडिकेटेड टू यू, ठीक है। यानी कि इसने मिसेस एराबेल फर्मोर को डेडिकेट किया ये बुक। एक तो ये बात इसके बारे में बताओगे। येट you may bear me witness it was intended only to divert a few young ladies who have good sense and good humor enough to laugh not only at their sex little unguarded follies but at their own। यानी कि जो फीमेल की फॉलीज हैं जिनको वो खुद भी इंजॉय करती हैं, कहता है कि ये उसके ऊपर मैंने जो है ना लिखी थी, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे जो है ना वो बताता है सुपर नेचुरल मशीनरी के बारे में जो है ना वो बताता है कि सुपर नेचुरल मशीनरी मैंने कौन सी इस्तेमाल की है। कहता है रोजिकोजियन एक मशीनरी है इसने जो है ना इस्तेमाल की। अब रोजिकोजियंस कौन है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोजिकोजियंस। अच्छा, Rosicrucians are a people I must bring you acquainted with. The best account I know of them in a French book called La Comte de Gabalis। ये एक बुक है, फ्रेंच नॉवल था, La Comte de Gabalis। इससे इसने ये लिया था, ठीक है। और उसके अंदर उसने एक सुपरनेचुरल मशीनरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, और उसने कहा कि जी हमारा जो एलिमेंट्स हैं, अब होता क्या है, वो उस किताब के अंदर उसने एक नई फिलॉसफी निकाल दी। उसने कहा कि जी हम सारे जो लोग होते हैं हमारे अंदर कोई ना कोई ह्यूमर होता है, ठीक है, कोई ना कोई हमारी एबिलिटी होती है, कोई बंदा गुस्से वाला यानी कि इसको ह्यूमर कहा जाता है।
पुराने ज़माने की डेफिनेशन में, ठीक है। आजकल तो ह्यूमर मज़ाक को कहते हैं, उस ज़माने में मिजाज को कहा जाता था। तो किसी का गुस्से वाला मिजाज है, किसी का जो मिजाज है वो लड़ाई वाला है, किसी का मिजाज जो है वो ठंडे दिमाग का है, और कोई बंदा जो है वो बिल्कुल ही जो है ना फ्लर्टी नेचर का है। तो ये जो सारे टाइप्स हैं, इसने उन सारे टाइप्स को डिफरेंट जो है वो सिल्फ्स के अंदर जो डिफरेंट जो स्पिरिट्स हैं उनके अंदर इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। और ये कौन कौन सी हैं? ये हैं सेल्फ्स, नोम्स, नेम्स एंड सेलेमेंडर्स। सेल्फ्स, नोम्स, नेम्स एंड सेलेमेंडर्स, ठीक है। ये मैं आपको लिख के भेज देता हूँ। अच्छा, और वो कहता है कि अब ये इनको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आप डेफिनेशन इनकी वो आप देख लीजिएगा। वैसे मेरा ख्याल है मैं आपको इसका लिंक ही क्यों ना यहाँ पे भेज दूँ, ताकि आप लोग इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ लें। ये मैं लिंक इसका आपको भेज देता हूँ एक, ढूंढ के ज़रा। एक मिनट। हाँ जी, ठीक है, ये लिंक भेज देता हूँ आपको। ये इसके अंदर आपको ये लेटर मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन मैंने ये लेटर निकाला हुआ है, वही आपको मैं भेज देता हूँ, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज दूंगा मैं इसे। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहता है कि सेल्फ्स कौन सी हैं, नॉर्म्स कौन सी हैं, और ये सारे कौन कौन से हैं, ठीक है। नॉर्म्स जो हैं ये जी इनको कहा जाता है कि ये जो लड़ाई वाले स्पिरिट हैं, ठीक है, एक का यानी कि नेगेटिव स्पिरिट है, जो कि अर्थ की तरफ इनका ताल्लुक है, ठीक है। इनका ताल्लुक अर्थ से है। सारे जो स्पिरिट्स है ना, इनका ताल्लुक किसी ना किसी एलिमेंट से है। तो जो नॉर्म्स है इनका ताल्लुक अर्थ से है, सेल्फ्स जो है उनका ताल्लुक एयर से है, सिलेमेंडर्स का ताल्लुक जो है वो फायर से है, ठीक है, और नेम्स का ताल्लुक वाटर से है, ठीक है। ये 4-5 एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अर्थ, एयर, वाटर और फायर, ये 4 एलिमेंट्स हैं। पुराने ज़माने में ये 4 एलिमेंट्स को समझा जाता था कि इंसान के अंदर ये 4 एलिमेंट्स का ही कॉम्बिनेशन होता है इंसान, ठीक है, पुराने ज़माने की फिलॉसफी के हिसाब से। तो ये 4 एलिमेंट्स जो है ना वो आपको इसके अंदर तरतीब से अगर आपको मैं बताऊँ तो सेल्फ्स जो हैं वो दे आर एयरी स्पिरिट्स, नॉर्म्स आर द अर्थी स्पिरिट्स, नेम्स आर द वाटरी स्पिरिट्स एंड सेलेमेंडर्स आर द फायरी स्पिरिट्स, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं ज़रा इसको दोबारा कॉल हम इसको रिकनेक्ट करते हैं लेक्चर। ये कॉल ज़रा एंड हो रही है, तो इसके बाद दोबारा आते हैं, अभी आते हैं, ऑनलाइन ही रहें आप लोग।